स्टूडेंट्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है सीता ऑल पर्पस चैनल में। तो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको कराने वाली हूँ क्लास 11th की हिस्ट्री बुक का चैप्टर नंबर 3, 3 महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य। तो स्टूडेंट्स, चैप्टर को शुरू करने से पहले आप लोग मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। तो स्टूडेंट्स, आप जो ये 3 महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य है, इस चैप्टर में हमें कुछ जो रोम साम्राज्य है उसके बारे में बताया हुआ है। अब रोम साम्राज्य जो रोम साम्राज्य है वो हमारे 3 महाद्वीपों में फैला हुआ है, 3 महाद्वीपों तक फैला हुआ है। पहला यूरोप, पश्चिम एशिया और उत्तरी अफ्रीका। अब जो यूरोप, पश्चिम एशिया और जो उत्तर अफ्रीका में जो क्या फैला हुआ है, रोमन साम्राज्य फैला हुआ है 3 महाद्वीपों में। अब स्टूडेंट्स, अब जो रोमन साम्राज्य है, अब ये देखिए, आपको एक मैप दिखाती हूँ। अब जो रोमन साम्राज्य है, जैसे इस मैप में नहीं दिखा रखा है हमें, लेकिन ये जो यूरोप, पश्चिम एशिया और उत्तरी अफ्रीका, अब उत्तरी अफ्रीका, ये सारे जो हैं वो जो इसके बीच में क्या पड़ता है, भूमध्य सागर। तो ये भूमध्य सागर है, ये लिखा हुआ है, भूमध्य सागर लिखा हुआ है, आपको दिख रहा होगा। ये देखिए ब्लू मैप में है। तो ये देखिए बीचों बीच, मैं आपको जूम करके दिखाती हूँ, ये देखिए, है ना। तो जो भूमध्य सागर है उसे रोमन साम्राज्य पे बहुत पहले के दिनों में क्या कहा जाता था, इसको दिल कहा जाता था। रोमन साम्राज्य का इसको क्या कहा जाता था, दिल। ये देखो रोम भी लिखा हुआ है, ये रोम है ना। तो अब ये जो फैला हुआ है, तो भूमध्य इसके जो बीच में पड़ता है तो इसको भूमध्य सागर बोला जाता है और इसे इसका दिल भी कहा जाता है। अगर इसका ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाता है तो स्टूडेंट्स आप कर पाएंगे, इसलिए मैंने आपको इसको बता दिया है। अब इसमें हमें कुछ इसके रोमन साम्राज्य के बारे में कुछ हमें ऐतिहासिक सामग्री के बारे में बताए, स्रोत बताए हैं। तो पहला क्या है, पाठ्य सामग्री। दूसरा दस्तावेज, प्रलेख और दस्तावेज दोनों एक ही होते हैं, और भौतिक अवशेष। अब जो पाठ्य सामग्री है उसमें आ जाता है वृक्ष, वृत्तांत, पात्र और व्याख्यान, प्रवचन और कानून, ये सब आ जाते हैं हमारे पाठ्य सामग्री में। अब उसके बाद हमारा आ जाता है दस्तावेज। दस्तावेज में क्या आ जाएगा, पेपाइरस। अब पेपाइरस क्या होता है, अब मैं आपको उसके बारे में बताती हूँ। अब जो पेपाइरस है वो एक सरकंडे जैसा पौधा है, पेपाइरस क्या है, एक सरकंडे जैसा पौधा है जो नील नदी के किनारे उगा करता था। अब नील नदी तो आपने पहले पढ़ा होगा। नील नदी होती है जो ईरान है, ईरान जो देश है, उस वहाँ पे नील नदी पाई जाती है। तो उसी के जो नील नदी है उसके बगल में ही वो पौधा उगता था, सरकंडे जैसा पौधा होता है, पेपाइरस नाम होता है उसका। और इससे हम लोग क्या करते हैं, जो हमारे पेपर्स वगैरह बनते हैं तो इसी से बनते हैं, पेपाइरस वाले पौधे से। जो पेपाइरस है इसी से बनते हैं। अब ये देखिए पेपाइरस, तो इसमें आपको पेपर भी लग रहा होगा कि कुछ पेपर जैसे भी लग रहा है। पेपाइरस नाम का पौधे से हमारे क्या बनते हैं, पेपर बनते हैं। अब इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा पेपाइरस क्या है। और पेपाइरस यहाँ पे के पास अगर बुक है तो आप ये देख लीजिए, ये जो लिखा हुआ है, पेपाइरस एक सरकंडे जैसा पौधा है जो मिस्र में नील नदी के किनारे उगा करता था। और एक मिनट स्टूडेंट्स, नील नदी के किनारे उगा करता था, मैं इसको बड़ा कर लेती हूँ। नील नदी के किनारे उगा करता था, इसे उगा करता था और उसी से लेखन सामग्री की तैयार की जाती थी। लेखन सामग्री क्या होगा, पेपर, ये सब इसी से तैयार किए जाते थे। ठीक है स्टूडेंट्स, आप समझ गए होंगे। आई होप आपको बहुत अच्छी तरह से समझ आ रहा होगा। अब जो रोमन साम्राज्य है उसका भी कोई राजा होगा। अब राजा कौन था, देखिए। अब जो 509 ईसा पूर्व से 27 ईसा पूर्व गणतंत्र शासन व्यवस्था चालू हो गई थी। अब क्या था, 509, इसे याद रखिएगा स्टूडेंट्स, क्वेश्चन आ सकता है कि कितने ईसा पूर्व तक गणतंत्र शासन व्यवस्था चालू हुई थी। अब देखिए 509 ईसा पूर्व से 27 ईसा पूर्व गणतंत्र शासन व्यवस्था हमारी चालू हो गई थी।
उसके बाद आपको मैं बताती हूँ, अब जो 27 ईसा पूर्व है, 27 ईसा पूर्व में जूलियस सीजर, कौन थी? जूलियस सीजर। जूलियस सीजर थी जो जूलियस सीजर थी, उनका कोई बेटा नहीं था। जो जूलियस सीजर है 27 ईसा पूर्व में, उनका कोई बेटा नहीं था, तो उन्होंने अडॉप्ट किया था अब बच्चा अडॉप्ट किया था और उसका क्या नाम रखा था? ऑक्टेवियन। अब स्टूडेंट्स आप देखना, एक मिनट, जो जूलियस सीजर थी, क्या थी? जूलियस सीजर, देखिए एक मिनट, ठीक है, जूलियस, ठीक है, आप इसको अच्छे से याद रखना, कोई क्वेश्चन बन सकता है। जूलियस सीजर थी, उन्होंने किसको अडॉप्ट किया था? ऑक्टेवियन को। किसको अडॉप्ट किया था? ऑक्टेवियन को अडॉप्ट किया था। ठीक है स्टूडेंट्स, किसको अडॉप्ट किया था? ऑक्टेवियन को अडॉप्ट किया था। और उसके बाद जो ऑक्टेवियन है वो 27 ईसा पूर्व में ही उसका नाम ऑगस्टस नाम से रोम का शासक बन गया था। कब बना था? जो ऑक्टेवियन था वो 2700 ईसा पूर्व के बाद वो क्या हुआ था? अब देखिए स्टूडेंट्स, आपको मैं बता भी देती हूँ जो, अब एक मिनट, अब ये देखिए जूलियस सीजर, ठीक है, अभी मैं पहले लिख देती हूँ अच्छे से, आपको इससे समझ आना चाहिए कि आप 11वीं क्लास में, और आपको अगर नहीं आएगा समझ तो जूलियस सीजर मैं आपको अच्छे से समझा देती हूँ, ठीक है। अब ये जूलियस सीजर है, इन्होंने किसको अडॉप्ट किया था? और ऑक्टेवियन को। ये याद रखना, इन्हें अडॉप्ट किया था, इनका कोई भी बच्चा नहीं था। तो मैं लिख देती हूँ ऑक्टेवियन, ठीक है। और ये क्या हुआ? ये कब बने थे? 27 ईसा पूर्व में ही क्या बन गए थे ये? इनका नाम रख गया था ऑगस्टस। इनका नाम रख गया था एक मिनट, चलो मैं आपको ऑगस्टस लिख के दिखाती हूँ अभी। तो ये क्या बन गए थे? ऑगस्टस। पहले इनकी मदर का नाम क्या था? जूलियस सीजर। और ये जूलियस सीजर के कौन थे? अडॉप्टेड सन थे। किसके अडॉप्टेड सन थे? जूलियस सीजर के। और इनका नाम क्या रखा गया था? क्या रखा था? ऑक्टेवियन। और तख्तापलट ईसा उसका 27 ईसा पूर्व के बाद इनका क्या नाम पड़ गया था? इनका नाम पड़ गया था ऑगस्टस। ये कौन थे? रोम के शासक बन गया था, राजा बन गया था, राजगद्दी मिल गई थी। क्योंकि आप कहते हैं ना पुराने ज़माने में तो ये होता था, अगर कोई उसका बेटा नहीं है तो अडॉप्ट करके बस सन को ही क्या बनाते थे? अपना शासन, उसी का शासक बनाते थे, उसी का राजा बनाते थे। पिता के बाद बेटा बनता था, और जब बेटे का पुत्र होता था उसका बेटा बनता था, ऐसे ही चलता रहता था। उसके बाद जो ऑगस्टस थे उन्होंने क्या किया था? प्रिंसिपेट की स्थापना की थी। अब जो पहले के जो भी लोग होंगे, जो भी थे, तो उनका जो शासन था वो बहुत अलग था। उनके सारे कुछ मतलब वो बहुत परेशान रहता था, जो रोम साम्राज्य है। तो उन्होंने क्या कहा था कि जो रोम साम्राज्य है उसको, वो उनका प्रिंसिपेट बन गया था। कौन? ऑगस्टस। ऑगस्टस कौन बन गया था? रोम साम्राज्य का प्रिंसिपेट बन गया था। और वो प्रिंसिपेट था, और जो उनकी सारी जनता थी वो थी क्या, एक मिनट, तो वो मैं आपको बाद में बताती हूँ। पर इन्होंने वो खुद कहते थे कि मैं प्रिंसिपेट हूँ, और ये जितने भी हमारे वो प्रिंसिपेस हैं, ठीक है। अब उसके बाद ऑगस्टस काल को ना, जब ऑगस्टस राजा थे उसको, उस समय को कहा जाता था शांति का काल भी कहा जाता था। जब ऑगस्टस थे तब इन्होंने प्रिंसिपेट की स्थापना करी। अब जब प्रिंसिपेट की स्थापना हो गई, इसके राजा बन गए, उस समय को क्या कहा जाता था? ऑगस्टस काल को क्या कहा जाता था? शांति का काल भी कहा जाता था। स्टूडेंट्स प्लीज़ याद रखिएगा, मैं आपको अच्छे से बता रही हूँ। और जब ऑगस्टस थे, जब उनने राजगद्दी छोड़ी थी, तो जो टिबेरियस था, टिबेरियस का शासन शुरू हो गया था। अब ये जो टिबेरियस है, अब ये कौन है? टिबेरियस जो ऑगस्टस हैं उनके अडॉप्टेड सन थे। अब जो टिबेरियस हैं, आपको मैं अच्छी तरह से बता रही हूँ, अब जो टिबेरियस हैं वो कौन है? अब
कंफ्यूज मत होना, जो टिबेरियस हैं वो ऑगस्टस के सन है, वो भी अडॉप्टेड ही हैं, उनका भी कोई बच्चा नहीं हुआ था इसलिए उन्होंने भी अडॉप्ट ही किया था। अब पहले जूलियस सीजर के अडॉप्टेड सन कौन था? ऑक्टेवियन। ऑक्टेवियन का नाम क्या पड़ा? ऑगस्टस। अब ऑगस्टस का अडॉप्टेड सन कौन था? टिबेरियस। अच्छे से याद रख लेना स्टूडेंट्स प्लीज़। आरंभिक कालों में प्रांतों की स्थापना। अब ये आरंभिक काल है, मध्य काल है और जो तीसरी शताब्दी है उसके बारे में भी पढ़ेंगे। अब जो आरंभिक काल है इसमें, एक मिनट आपको, हाँ अब ये देखिए, अब इसको प्रिंसिपेट 27 ईसा पूर्व मैंने बता दिया था ऑगस्टस से स्थापित किया था, प्रिंसिपेट कहा जाता था। अब यद्यपि वास्तविक स्रोत यद्यपि कल्पना जीवित रखा गया तो केवल प्रमुख नागरिक लैटिन भाषा में। अब जो प्रमुख नागरिक होते थे, जितने भी नागरिक होते थे, जो प्रमुख होता था मेन, तो उसको क्या बोला जाता था? प्रिंसिपेस। अब इसको आप याद रख लेना बहुत अच्छी तरह से। जो प्रिंसिपेट था, अब वो जो पहला नागरिक था, प्रमुख नागरिक, तो उसको क्या बोला जाता था? प्रिंसिपेस। प्रिंसिपेस कहा जाता था। और निरंकुश शासक नहीं था। जो निरंकुश शासक होता है तो उसको क्या लैटिन भाषा में बोलते हैं? प्रिंसिपेस। तो जो वो था ऑगस्टस था वो प्रिंसिपेस था, और उसने प्रिंसिपेस और जितनी भी उसकी वो थी उसको बोलते, वो होती हैं हमारी पूरा प्रिंसिपेट की स्थापना कर दी थी। किसने करी थी? ऑगस्टस ने करी थी। उसके बाद ऐसे सेनेट का सम्मान प्रदान करने के लिए किया था। सेनेट वह निकाय था जो उन दिनों में रोम का शासक रिपब्लिक यानी गणतंत्र था, सत्ता को अपना नियंत्रण रखा था। अब जो उससे पहले जो था, अगस्टस से पहले कौन था? सेनेट। अब जो सेनेट था उसने क्या किया था? रोमन साम्राज्य को अपने नियंत्रण में कर रखा था, मतलब कोई भी आज़ादी नहीं दी थी। रोम साम्राज्य में सेनेट नाम का संस्था का अस्तित्व कई शताब्दियों तक रहा था। जो सेनेट है उसकी जो संस्था थी उसका कई शताब्दियों तक वो वहाँ का राजा बना रहा था। वह एक ऐसी संस्था थी जिसमें कुलीन वर्ग एवं अभिजात वर्ग यानी मुख्यतः रोम के धनी परिवार का प्रतिनिधित्व था। अब जो सेनेट है वो सेनेट क्या होता है? सेनेट वो होते हैं जिसमें, अब एक मिनट, अब ये जो सेनेट है मैं आपको लिख के हाँ तो स्टूडेंट्स मैं आपको बताने जा रही थी सेनेट। अब देखिए सेनेट, अब जो सेनेट था उस सेनेट वो क्या था? अब सेनेट को बोलते क्या है? इन्होंने तो ये बताया हुआ है कि वह अभिजात वर्ग और कुलीन वर्ग यानी मुख्यतः रोम साम्राज्य के धनी परिवारों का प्रतिनिधित्व होता था। अब ये सेनेट, ठीक है। अब इस सेनेट का मतलब होता है जो अमीर परिवार होते हैं उनसे जुड़ा हुआ होता है ये सेनेट। जो धनी परिवार होता है ना उससे, तो इनके संस्था थी, उन्होंने बहुत परेशान कर रखा था रोम साम्राज्य को। कोई भी उनको वो नहीं दी थी इन लोगों ने, कोई भी वो क्या बोलते हैं, कोई भी आज़ादी नहीं थी, बिल्कुल भी इन लोगों ने नहीं दी थी रोम साम्राज्य को। ठीक है स्टूडेंट, आई होप आपको बहुत अच्छी तरह समझ आ रहा होगा। लेकिन आगे चलकर उसने इतावली मूल जिम्मेदारियों को शासन कर लिया था और रोम, अब क्या था, जो सेनेट थे उन्होंने क्या किया था, अच्छी तरह से रोम साम्राज्य पर क्या कर लिया था, अपना कब्जा कर लिया था और बिल्कुल भी आज़ादी नहीं दे रखी थी, हमेशा अपना वो करते रहते थे। इन पुस्तकों से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि सम्राटों के परख इस बात से की जाती है कि सेनेट प्रति किस तरह का व्यवहार रखते थे। अभी जो बुक है इसमें हमें ये बताया हुआ है, अच्छी तरह से बताया हुआ कि जो सेनेट थे वो किस तरह से व्यवहार करते थे। सबसे बुरे सम्राट वह माने जाते थे जो सेनेट सदस्यों के प्रति शत्रुतापूर्ण व्यवहार करते थे और उनके शक से की नज़र से देखते थे या फिर उनके साथ क्रूर व हिंसा करते थे। अब जो सेनेट थे उन्हें इतनी बुरी तरह से देखा जाता था, जो लोग थे वहाँ के इतनी बुरी तरह से देखते थे सेनेट को, जैसे बहुत ही ज़्यादा उनकी शत्रुता से बहुत ही ज़्यादा बुरी तरह से व्यवहार करते थे। रोम साम्राज्य को लोगों को बहुत परेशान करते थे। कोई सेनेटर गणतंत्र युग में लौटने के लिए तरसते थे, किंतु अधिकतर सेनेटरों को यह एहसास जरूरी हो गया कि असंभव था। अब जो सम्राट और सेनेट के बाद सामाजिक शासन की एक संस्था सेना थी, अब एक सेना बन गई। क्या हुआ? एक सेना बन गई।
पूरा साम्राज्य बलत भर्ती वाली सेना, लेकिन रोम साम्राज्य एक व्यावसायिक सेना है जिसमें न्यूनतम 25 वर्ष में। स्टूडेंट्स ये वाला इतना पैराग्राफ इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं आपको और भी कुछ बता देती हूँ इसके बारे में। हाँ, अब क्या हुआ आरंभिक काल, इसमें देखिए अब हमारा जो आरंभिक काल है वो शुरू हो जाता है। अब आरंभिक काल में हम अब उसमें कुछ राजनीतिक इतिहासों के 3 प्रमुख खिलाड़ी होते हैं इसमें। अब जब वो हो गया तो अब जो है आरंभिक काल में क्या हुआ था, जो आरंभिक काल था वो कैसा था और दूसरा काल कैसा था और तीसरा काल कैसा था वो भी देखते हैं। अब जो पहला काल था, ठीक है, अब जो पहला काल था उसमें तो बहुत शांति थी, ठीक है स्टूडेंट, बहुत ज़्यादा शांति थी। इसमें राजनीतिक इतिहास के 3 प्रमुख खिलाड़ी भी थे, सम्राट, अभिजात वर्ग और सेना। ओके स्टूडेंट्स, कौन राजनीतिक इतिहास के 3 प्रमुख खिलाड़ी कौन कौन थे? सम्राट, अभिजात वर्ग और सेना। आई होप आपको स्टूडेंट बहुत अच्छी तरह समझ आ रहा होगा। ये अलग अलग सम्राटों की तरह सफलता इस बात पर निर्भर करती थी कि सेना पर कितना नियंत्रण रख पाते हैं, और जब सेनाएं विभाजित हो जाती थी तो इसका परिणाम सामान्यतः गृहयुद्ध होता था। अभी हम ऑगस्टस के पास नहीं है, अभी हम कहाँ पे हैं? सेनेट जब शासन करता था तब की बात बता रहे हैं हम आपको। ओके स्टूडेंट्स, अब जब ये क्या था, सम्राट, अभिजात वर्ग और जो सेना है, ये जो 3 खिलाड़ी थे, अगर जब ये सेनाओं में विभाजित हो जाते थे, अलग अलग हो जाते थे, तब क्या होता था, इसका गृह युद्ध हो जाता था। जब सेना, अभिजात वर्ग और सम्राट, ये सारे के सारे जो वो सेना थी वो बदलते रहते थे, तो और जो सेना थी वो सम्राटों की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि सेना पर कितना नियंत्रण रख पाते हैं। अब जो सम्राट की सफलता उस पर निर्भर करती है कि सेना पर कितना नियंत्रण रख पाते हैं। और जब सेना विभाजित, अब जो सेना थी जब वो विभाजित हो जाएगी, अलग अलग किसी और में चली जाएगी, तो क्या होगा? गृह युद्ध ही होगा। ऑफ कोर्स मैं आपने पहले भी पढ़ा होगा 9th में। एक ऐसा वर्ष को छोड़कर बाद में कुल मिलाकर 4 सम्राट गद्दी पर बैठे। पहले 2 शताब्दियों में गृह युद्ध नहीं हुआ था। जो पहली 2 शताब्दी थी उसमें तो गृह युद्ध नहीं हुआ था, उसके बाद गृह युद्ध होना शुरू हो गया था। एक मिनट स्टूडेंट्स, हाँ, प्रथम 2 शताब्दियों को, ये तो ठीक है, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है स्टूडेंट। हाँ, वास्तव में ऑगस्टस का शासन काल शांति के लिए याद किया जाता था के पश्चात हुआ था साम्राज्य प्रारंभिक विस्तार एकमात्र सम्राट ट्राजन। अब ये देखिए ट्राजन, अब ये देखिए, ये इम्पोर्टेंट है, आप टिक कर लीजिएगा। ये देखिए मैं इस लाइन में पढ़ रही हूँ, ये देखो ट्राजन, इम्पोर्टेंट, टिक कर लीजिएगा। साम्राज्य के प्रारंभिक विस्तार में, जब प्रारंभिक था उसमें जो अब एकमात्र अभियान सम्राट ट्राजन से ईस्वी में चलाया जाता था। फरात नदी के पार क्षेत्रों पर निरर्थक कब्जा कर लिया था। अब जो ट्राजन थे उसने क्या कर लिया था, जो फरात नदी के पार है उस पर कब्जा कर लिया था, लेकिन उत्तराधिकारियों ने इन इलाकों को छोड़ दिया। ट्राजन, इसको भी आप याद रखिएगा। इस काल में आरंभिक काल था, उसमें सार्वजनिक स्नान गृह, रोम के शहरी जीवन की एक खास व्यवस्था थी। ठीक है, अब क्या हुआ, जब एक ईरानी शासक ने ऐसा स्नान गृह को ईरान में शुरू करने का प्रयत्न किया तो उसी तरह पुरोहित वर्ग को क्रोध का सामना करना पड़ा। अब क्या था, जो शहरी जीवन था, स्नान गृह था और आर्थिक विस्तार और शांति और समृद्धि। अब जो स्नान गृह होते थे सार्वजनिक होते थे, वहाँ पे कैसे होते थे, जैसे हमारे प्राइवेट होते हैं, अपने अपने घरों में होते हैं, लेकिन पहले क्या होता था, वो सार्वजनिक होते थे सब वहाँ पे। और ये देखिए जैसे खुला हुआ अभी दिख रहा है आपको, ये ऐसे स्नान गृह वहाँ पे होते थे। कि वो पहले प्रारंभिक शासन की गई थी। अब हम करते हैं मध्यकाल के बारे में। अब मध्यकाल में क्या हुआ, ईरान के शासनी वंश के शासक रोम साम्राज्य पर बार बार आक्रमण करने लगे। अब क्या था,
जो रोम साम्राज्य था, रोम ने ईरान के शासनी वंश के शासकों ने रोम साम्राज्य पर बार बार आक्रमण। जो ईरान था, ईरान के शासनी वंश थे। शासनी कौन सा वंश था? शासनी वंश था ईरान। याद रखिएगा मध्यकाल में क्या हुआ था। ईरान के शासनी वंश के शासकों ने रोमन साम्राज्य पे क्या करते थे? जो शासनी वंश था वो आक्रमण किए जा रहा था, बार बार आक्रमण कर रहा था ये। और जो जर्मन मूल के जनजातियों को फ्रेक, एनामाई और गोथ ने रोम साम्राज्य के विभिन्न प्रांतों पर कब्जा कर लिया था। अब क्या था? जो जर्मन थे, जर्मन के मूल जनजातियों ने क्या किया था? फ्रेक, एलमाई और गोथ ने रोम साम्राज्य पे क्या कर लिया था? प्रांतों पर क्या कर लिया था? कब्जा कर लिया था। अब जो 47 में रोम में 25 सम्राट हुए थे, ठीक है। अब ये देखिए, अब जो ये था, जो मध्यकाल था, वो भी थोड़ा तनाव भरा रहा था, लेकिन इतना भी नहीं रहा था। समझ गए स्टूडेंट्स? इतना भी तनाव भरा नहीं रहा था, ये भी थोड़ा सा शांति काल सा ही बना रहा था। अब हम आ जाते हैं अपनी तीसरी शताब्दी, सॉरी एक मिनट स्टूडेंट्स, राज्य का आरंभिक काल था, उसमें हमें दो चीज़ें और बता रखी थी स्टूडेंट। सॉरी मैं आपको बता नहीं पाई थी, मैं ध्यान नहीं दिया था। तो उसमें दो थी, पुरावर्ती और परावर्ती। अब ये क्या थी? इन दोनों चरणों के बीच तीसरी शताब्दी का समय आता है, जो दो ऐतिहासिक भागों में विभाजित है, ठीक है। दूसरे शब्दों में कहें, तीसरी शताब्दी का मुख्य भाग था संपूर्ण पुरावर्ती साम्राज्य, और उसके बाद अब ये देखिए, जो हमारा जो कौन सा था, तीसरी शताब्दी का मुख्य भाग था, उसको पुरावर्ती कहेंगे, और उसके बाद की अवधि को क्या कहेंगे? परावर्ती कहेंगे। स्टूडेंट इसको भी याद कर लीजिएगा, ये आपको बुक में आराम से मिल जाएगा अच्छी तरह से। मैं नोट्स लगवा देती है आपको, लेकिन नहीं करवा पाऊँगी अभी आपको। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको समझ आ गया होगा अच्छे से। अब बाकी का चैप्टर मैं आपको अपनी सेकंड पार्ट में करवाने वाली हूँ। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको बहुत अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। तो बाय स्टूडेंट्स, आई होप आप लोग मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। बाय स्टूडेंट्स।